everyone, welcome to SCSH Publications. So today we are having Sunil Sharma sir with us. सबसे पहले तो I would like to congratulate you sir for having your book published with us. और अब जब आपकी Thank बुक you. हमारे साथ ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, प्लस इट इज अवेलेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म, सो हाउ आर यू फीलिंग सर? Definitely अच्छा लग रहा है. First of all, I would like to thank SGSH Publications for publishing my book under special offer and in such a short time. And special thanks to you for inviting me to talk about me and my book. Thank Thank you you. so much sir for your kind Yeah. words. सो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए अपनी किताब के बारे में कुछ, कि आपकी किताब में हमें क्या कुछ जानने को मिलने वाला है. जी, ये जो मेरी किताब है ये एक भजन संग्रह है. जी. अंजलि भर अंजलि भर सुमन. तो ये भजन संग्रह है जो कि मैं एक आध्यात्मिक समूह के साथ में जुड़ा हुआ हूँ आजकल. और वो उनकी वजह से मैं वो थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ मुड़ा और कुछ वो भजन में लिखने लग गया हूँ. हालांकि पहले मैं समसामयिक विषयों पर ही लिखता हूँ ज्यादातर. जी. समसामयिक विषयों पर मेरी वो 5 बुक पब्लिश हो चुकी हैं. 3 तो एकल काव्य संग्रह हिंदी के पब्लिश हुए हैं. एक अंग्रेजी का वो एकल काव्य संग्रह पब्लिश हुआ है और एक शॉर्ट स्टोरीज की बुक पब्लिश हुई है. तो ये मेरा छठी बुक है जो आप लोगों के साथ में मैं पब्लिश कर रहा हूँ. और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत वो कम टाइम में जल्दी जल्दी वो सब कुछ किया गया है. और बहुत ही मैं सेटिस्फाइड हूँ जिस तरह से कवर भी आया है, बहुत सुंदर. थैंक यू सो धन्यवाद. मच सर. ओके, तो अपनी राइटिंग जर्नी के बारे में बताइए कि आपने पहली बार कलम कैसे उठाई. जी, मैं तो वो मतलब कॉलेज के टाइम से डायरी में तो मैं लिखता रहता था. जी. पर कभी पब्लिश करने का तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी. पर कॉलेज की जो मैगजीन्स होती थी उसमें जरूर मेरी पोएम्स पब्लिश होती थी. शॉर्ट स्टोरीज भी, पोएम्स भी. फिर मैंने एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया था एज आई स्पेशलिस्ट. बेसिकली आई एम आई स्पेशलिस्ट. तो वहाँ ज्वाइन किया था. तो वहाँ पे जो हाउस जर्नल होते थे उनके अंदर मैं कुछ कुछ भेजता था और पब्लिश होती थी. लोग थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी करते थे. और हमारी जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो उसमें जो सविनर निकलती थी तो उसको मैं ही एडिट करता था. वो सब अपने साथियों से उनकी कंट्रीब्यूशंस कलेक्ट करके कुछ मैं अपनी भी कुछ उसमें रचनाएं डालता था. तो सब लोग अप्रिशिएट करते थे. पर पब्लिश करने का मैंने कभी नहीं सोचा. और फिर वो रिटायरमेंट के बाद में वो मेरी बेटी है एचआर में, जीएम है, जीएम एचआर है वो. तो उसने एक दिन मेरी डायरी उठा के और उसमें से 2-3 पोएम जो थी वो फेसबुक पर पब्लिश कर दी. वो मतलब वो पोस्ट कर दी. और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया. तो उसने मेरे को दिखाया कि देखो आप फेसबुक पे करिए इसको और लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा. तो उसके बाद फेसबुक पे तो मैं रेगुलर कई ग्रुप्स के साथ में जुड़ा. काफी मैंने सीखा भी कैसे पोस्ट करते हैं, क्या करते हैं. और समसामयिक विषयों पर मैं मोस्टली लिख रहा था. अभी जो मेरी ये बुक आई है ये भजन संग्रह है जो कि टोटली डिफरेंट है. और मेरी शैली भी थोड़ी अब चेंज हुई है उसी वजह से. ओके, अमेजिंग सर. सर, जैसे आपने बताया कि आप काफी सारी कविताएं लिखते हैं, तो जी कविताओं जी. को लिखने का एक अपना ही अलग अंदाज होता है, एक अलग तरीका होता है. तो वो आप कैसे लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अगर कोई इंसान कविताएं लिखना सीखना चाहता है तो वो कैसे सीख जी जी. सकता है, उसके बारे में बताइए. देखिए, ऐसा है कि कविता तो आपके अंदर से आती है. कि Yes. सडनली आपने कोई चीज देखी, कोई कोई चीज अनुभव की. या आप अभी अनुभव नहीं की, वो आपने वो मतलब 5-6 साल बाद भी जी. कोई दिमाग में आपके कोई चीज रह गई और उसको उसको फिर आप वो कविता के रूप में अगर वो प्रस्तुत करना चाहते हैं तो माइंड में काफी मंथन करना होता है. उसको पहले वो सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, उसके बाद में उसके बारे में थोड़ा अपने माइंड में वो अंदर वो इंट्रोस्पेक्शन करिए, डिस्कस करिए. और फिर उसके बाद में ये देखिए कि भाई वो इसके बारे में और क्या मैटर मिल सकता है हमको, और क्या. और उसके बाद में उसको लिखिए. जो विचार आपके मन में आते हैं उनको लिखिए और उनको करेक्ट करिए. चाहे तुकांत हो, चाहे अतुकांत हो, चाहे गजल हो, चाहे कोई भी चीज हो. तो वो उसको आप वो मतलब उस सांचे में ढालने के लिए भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए. अमेजिंग सर. ओके, तो जैसे कि आप अपने रूटीन के बारे में कुछ बताइए कि आपने मतलब आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपने इतना सब कुछ किया भी है, तो उसमें भी कैसे आप टाइम निकालते थे अपनी हॉबी के लिए, एंड हाउ डिड यू डू दैट?
जी मैम, वो वैसे तो मैं बेसिकली आई स्पेशलिस्ट हूँ, और मैंने 30 इयर्स के करीब एनटीपीसी में बिताए। मैं, माय वाइफ इज आल्सो पैथोलॉजिस्ट, हम दोनों ही एनटीपीसी में थे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में। हाँ। तो इंडिया में कई प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने काम किया जगह जगह। और हम्म। हम आई कैंप, वो मैं आई कैंप बहुत करता था। आई कैंप इंटीरियर्स में जाके, हिल एरियाज में, कुमायूं के हिल एरियाज में जाके मैंने काफी काम किया है। और बाकी अपने जो प्रोजेक्ट होते थे, डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स, उनमें भी जा जाके मैं आई कैंप्स करता था। तो वो ये मेरी हॉबी कह लीजिए या प्रोफेशन कह लीजिए, कि मैं वो मतलब वो आई कैम्प्स बहुत करता था, बहुत ज्यादा मास सर्जरी में हमेशा मैंने इंटरेस्ट लिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, दृष्टि उनकी लौटे। और अमेजिंग। उसी में ही थोड़ा बहुत लिखने का मेरा मन तो हमेशा करता था, डायरी हमेशा मेरे पास रहती थी। मैं लिखता भी था। पब्लिश नहीं किया, वो बात अलग है। हम्म। और अभी ये है कि पब्लिश करने का मौका भी मिल रहा है, और साथ में लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक वो हर एक इंसान की एक हॉबी, वो एक दो हॉबी तो होती हैं। हम्म। तो मेरी ये हॉबी की तरह है, जिसको मैंने पैशन सा भी थोड़ा बना लिया, और उसके लिए फिर समय निकल ही आता है। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, तभी अगर आपके वो मन में कुछ विचार आ रहे हैं और उनको आपने लिपिबद्ध कर लिया बाद में, तो वो एक रचना बन सकती है, अच्छी रचना बन सकती है, चाहे कविता हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे कोई भी हो। अमेजिंग सर। ग्रेट सर। तो जैसे आपने बताया अपने लिखने की हॉबी के बारे में एंड अबाउट एवरीथिंग, तो इसके जी। अलावा और कौन कौन सी हॉबीज हैं या और क्या क्या आप करते हैं इन योर फ्री टाइम? नहीं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। और वो मैं स्कूल टाइम से ही पहले मैंने हिंदी में सारे वो मतलब राइटर्स को पढ़ा, विदेशों के राइटर्स को भी पढ़ा, प्रेमचंद से लेके लियो वो टॉल्स्टॉय, वो मैक्सिम गोर्की वगैरह, एनिट ब्लिटन की शॉर्ट स्टोरीज में बहुत पढ़ता था, आर्थर कनन डॉयल वगैरह। ये सब मैंने पढ़े, पहले हिंदी में पढ़े। और फिर 9th क्लास के बाद में जब इंग्लिश मीडियम हुआ, तो मैं इंग्लिश में ये सभी नॉवेल्स मैंने पढ़े। और हमारे फादर जो थे, वो लेक्चरर थे, दिल्ली में लेक्चरर थे वो। तो वो हमारे घर में पढ़ने का काफी माहौल था। और वो चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर भी ज्यादा से ज्यादा पढूं, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने से आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंज हाँ। चेंज आ सकता है। आपका आउटलुक भी चेंज होता है, ब्रॉडर आउटलुक आपका होता है। तो इस तरह से मैंने वो पढ़ा, अभी भी मैं बहुत पढ़ता हूँ। और न्यूज़पेपर से लेके बाकी वो और बुक्स वगैरह काफी मैं पढ़ता हूँ, जिससे मुझे थोड़ी जानकारी भी मिलती है, मैं औरों के साथ में वही जानकारी शेयर भी करता हूँ। तो अमेजिंग। यही मेन तो मेरी यही हॉबी है। वैसे मैं बैडमिंटन वगैरह खेलता था, अभी तो खैर नहीं खेलता हूँ। बैडमिंटन खेलता था मैं काफी। ग्रेट सर। ओके। तो आप इस मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप अपने इस एज में भी यू आर डूइंग सो वेल, और आप इस तरह से अपनी हॉबीज को, इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं। एंड यंगस्टर्स जो जी। होते हैं उनमें भी देखा जाता है कि दे कीप ऑन फाइंडिंग कि भाई ये रीजन है जिस वजह से मैं ये पर्टिकुलर चीज नहीं कर पा रही जो मैं करना चाहती हूँ। तो आप उनको क्या कहोगे कि वो किस तरह से अपने अंदर वो इस जज्बे को जगाएं कि वो भी अपने सपनों को या जो भी उनकी हॉबीज हैं उनको पूरा कर सके विद वॉट एवर दे आर डूइंग। सो यस। जी, यंगस्टर्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई वो ना सिर्फ पैसे के पीछे उनको नहीं भागना है। और जो वर्किंग आवर्स जो होते हैं, वर्किंग आवर्स ठीक है आप करिए, पर उसके बाद में अपने लिए भी जरूर समय निकालना चाहिए। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा किस तरह से आप अपने लिए निकालें, जिसमें आप चाहे तो एक्सरसाइज करें, जिम वगैरह जाएं, या वो कोई भी अपनी हॉबी, आपकी हॉबी पेंटिंग हो या राइटिंग हो या पढ़ने की हॉबी हो, कोई भी वो आप डेवलप करें, वो करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। आजकल जो एंजाइटी हो रही है, यंग लोगों में जो एंजाइटी हो रही है, जॉब करते हैं ना, तो आईटी प्रोफेशनल वगैरह सब मेरे पास आते हैं, बिकॉज आई एम आई स्पेशलिस्ट आते हैं। तो उनको बहुत एंजाइटी रहती है, उसी वजह से उनको हेडेक भी रहता है, आईज की भी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम रहती है, सब रहती है। तो मैं हमेशा यही उनको बोलता हूँ कि अपने लिए टाइम निकालिए, और आप वो मतलब वो अपनी हॉबीज को डेवलप करिए। अब जैसे मेरी वाइफ है, तो शी इज ए पैथोलॉजिस्ट है, बट वो पेंटिंग करती हैं, ऑयल पेंटिंग करती हैं। ओके। तो दोपहर का टाइम वो ऐसा होता है कि वो 2 घंटा जरूर बैठ के करती हैं। एक एक पेंटिंग में 3 3 4 4 महीने लग जाते हैं, पर वो उसको उसको करती हैं। शी इज परसुइंग हर पैशन लाइक दैट। तो टाइम तो आपको निकालना पड़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह की इतनी सब बात होती है, पर उसमें भी ये है कि अगर आपको कोई पैशन है, कोई आपकी हॉबी आप डेवलप करना चाहते हैं, तो टाइम आप निकाल सकते हैं किसी भी तरह से। 24 घंटे में आप वो 1 1.5 घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं।
बिल्कुल सर। ओके। तो या नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके लिए राइटिंग, जैसे हम कहते हैं, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि राइटिंग इज एन आर्ट और इट इज अ स्किल। सो फॉर यू व्हाट इज इट? आर्ट है या स्किल है या अ कॉम्बिनेशन? देखिए क्या होता है कि इट्स बेसिकली एन आर्ट। और जो भाव जो आपके आते हैं, भावों को आप कैसे लिपिबद्ध करते हैं, किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं, कवि सम्मेलन में जाके कैसे प्रस्तुत करते हैं, वो आपको ग्रेजुअली धीरे 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 प्रैक्टिस से सीखना होता है। और आप वो अगर आप स्पेशलिटी में जाते हैं, जैसे गजल में आप जाते हैं, छंद अगर है, दोहा वगैरह में, तो आपको उसकी टेक्निक आनी चाहिए, आपको उसको सीखना पड़ेगा। अगर आप उसको वैसे ही वो प्रस्तुत करेंगे तो वो उसकी क्वालिटी नहीं आएगी और ना ही आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। पर ये है कि वो भाव, वो बेसिकली जो भाव है ना, वो इम्पोर्टेंट है। इमोशंस जो है आपकी आपकी इमोशंस जो है आपका जो दूसरों को वॉच करने की जो एबिलिटी है, आपके आसपास के समाज को वॉच करने की और फिर रिएक्ट करने की, आपको संवेदनशील संवेदनशील सबसे पहले होना है। अगर आप संवेदनशील होंगे तो वो नहीं होंगे तो आप स्किल भी आपकी कोई काम नहीं करेगी। आपको संवेदनशील पहले होना है, आपको इम्बाइब करना है वो दूसरों के विचार, दूसरों की जो कंडीशंस है, सरकमस्टांसेस हैं दूसरों की, और उसमें से फिर आपको निकाल कर कोई रचना तैयार करनी है, चाहे वो पोएम हो, चाहे गजल हो, चाहे वो स्टोरीज हो या उपन्यास हो, कुछ भी हो। उपन्यास ऐसा है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा उसमें कैरेक्टर्स को सबको डेवलप करना पड़ता है बहुत उसमें। और शॉर्ट स्टोरीज में लाइक करता हूँ। शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है, थोड़े में आप वो मतलब अधिक बात कह सकते हैं। और ऐसे ही आप पोएम में भी थोड़े टाइम में आप अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं। तो मुझे पोएट्री और साथ में शॉर्ट स्टोरीज बहुत पसंद ग्रेट सर। सो यस, मेरा आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये है कि आज की डेट में हम सभी लोग जिस तरह से मतलब अगर हम देखें तो हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो चुकी है कि एवरी टाइम वी आर ऑन आवर फोन्स और या फिर लैपटॉप पे। तो इस तरीके है से जी। चलता रहता है जिससे हमारी आईज तो बहुत ज्यादा हैम्पर ऑब्वियसली हो ही रही हैं। तो आई विल आस्क यू कि आप कुछ अगर सजेस्ट करें कि किस तरह से जो भी आज की जनरेशन है वो कैसे इन सब चीजों के बावजूद भी अपनी आंखों का भी ध्यान रख सकती है और ओवरऑल हेल्थ का भी। जी जी। देखिए कंप्यूटर पे तो हर कोई काम करता है, चाहे लैपटॉप पे काम करे, चाहे डेस्कटॉप पे काम करे, चाहे इवन मोबाइल पे काम करे। मोबाइल भी जो है लिमिटेड स्क्रीन है, और उसके भी वही हैजर्ड्स हैं जो कि लैपटॉप के या कंप्यूटर के हैं। जी तो सर। और क्या है, अभी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि आई बीइंग ए डॉक्टर, तो वो मतलब मोबाइल पे मेरे को वो फिर भी काम करना पड़ता है, और 7-8 घंटे मैं मोबाइल पे बिताता ही हूँ, मोबाइल पर या लैपटॉप पर। और जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो तो 8 घंटा 10 घंटा तो काम करते ही हैं, उसके अलावा फिर मोबाइल पे और भी ज्यादा काम करते हैं। तो इसमें ये है कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रोफेशनल हैजर्ड है या लाइफस्टाइल चेंज है, जो भी है। तो उसको ध्यान रखने के लिए आपको बेसिकली जो है कि आप जब काम कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो यू आर नॉट ब्लिंकिंग, यू आर ब्लिंकिंग ओनली 2 to 4 टाइम्स पर मिनट इंस्टेड ऑफ 12 to 16 टाइम्स। तो अगर आप ब्लिंकिंग नहीं करते हैं, आंखों को झपकते नहीं है, कंसंट्रेशन से आप देखते हैं, तो आपकी आईज का जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन आगे का कॉर्निया होता है वो ड्राई हो जाती है। ओके। तो उसके लिए वो बहुत ही गोल्डन रूल है कि 20-20-20। आइडियली आफ्टर एवरी 20 मिनट्स यू शुड गो टू द वॉश बेसिन, हाथ में पानी लेके डिप योर आई इन दैट एंड ओपन एंड क्लोज योर आई, और उसको वेट करिए, आई को मतलब वेट करना है। और फिर उसके बाद लुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 फीट एंड ब्लिंक 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स ब्लिंक करना है 20 फीट डिस्टेंस पे देखते हुए, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। नो वन कैन गो आफ्टर एवरी 20 मिनट, बट 1.5 hour 2 hours whenever you feel like, you should go to the wash basin and wet your eyes। और उसके लिए मॉइस्चराइजिंग आई ड्रॉप्स वगैरह भी आती हैं, पर वाटर इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर आईज के लिए। तो ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम ये होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। और हमारी आईज जो है ना, दूर देखने के लिए बनी है, किसी भी एनिमल की आईज दूर देखने के लिए, हाँ। प्रे को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए बनी है। और हम 40 सेंटीमीटर पे बैठे हुए हम लोग वो मतलब 8 घंटे 10 घंटे हम लगाते हैं, तो वो हाँ। गलत चीज है, अगेंस्ट द नेचर होता है। तो उसी के लिए बताया गया है कि 20 फीट देखते हुए 20 टाइम्स आप ब्लिंक करिए। ओके। तो तो अपना आपको लाइफस्टाइल तो थोड़ा सा तो चेंज चेंज करना ही पड़ेगा आपको। और
आजकल क्या है, टारगेट ओरिएंटेड हो गया है। जो आईटी प्रोफेशनल्स आते हैं वो कहते हैं जी हमारे टारगेट सेट हो जाते हैं, हमको करना ही पड़ता है। 8 घंटे के बाद भी हमको फिर मीटिंग्स रखी जाती हैं, 10 घंटे 12 12 घंटे हमको काम करना पड़ता है। तो यू शुड बी एबल टू से नो। आपको होना चाहिए कि जितना आपको काम करना है उतना आप काम करिए। यू शुड बी एबल टू से नो, मैं इतना काम करूंगा उसके बाद मैं इतना काम करूंगा, है ना। तो तभी आपकी टेंशन्स वगैरह और जो आपका जो एंजाइटी लेवल होता है वो सब तभी आपका कम हो सकता है। ग्रेट सर। आई थिंक दिस वॉज अ मच नीडेड थिंग जो हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए, और आई थिंक जी नहीं पता है मेजोरिटी ऑफ जी द जी। लोगों को, क्योंकि मुझे भी अभी तक हाँ ये जी नहीं जी पता था कि हाँ इस तरह से हमें ध्यान जी रखना चाहिए हमारी आंखों का, जी क्योंकि जी दिस इज अ जी थिंग जो हम सभी कर रहे हैं, मतलब ये एक ऐसी गलती है जो हाँ आई थिंक जी हम सभी कर रहे हैं। So yes, जी thank जी। you so much for this amazing tip that you have given. Apart from this, I would like to ask you कि क्या आपके पास हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज है जो आप उनको देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि भाई वो जो आजकल इतनी एंजाइटी हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं और आपस में भी जो लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, तो वो सब गलत बात है। एज ए पोएट आई एम टेलिंग यू कि भाई वो कि आपको मिलजुल के तो रहना है। वो अर्थ जो है वो उतनी अर्थ है, उसी पे ही आपको रहना है। कहीं अर्थ से आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको वहीं रहना है, तो मिलजुल के रहने में ही ज्यादा अच्छी चीज है। और छोटी छोटी बातों पर झगड़े करना, धर्म के नाम पर और चीजों पर इस तरह से झगड़ना, भाषा के नाम पर कभी किसी पे। और जो आजकल जो युद्ध अभी चल रहे हैं, देखिए यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है, वो चले ही जा रहा है। और उधर इसराइल और पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है। तो उसमें मर कौन रहे हैं? जो आम आदमी है, जनमानस जो है, गरीब, वो मर रहा है। तो लीडर्स को तो ये सोचना ही चाहिए कि भाई वो हम किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करें। कोई वो आके ना शांति दूत बन के कोई उनको समझा नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। और उल्टा हथियार दिए जा रहे हैं उनको कि भाई आर्म्स ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो एरोप्लेन्स ले लीजिए, फाइटर्स ले लीजिए। इस तरह से चल रहा है, तो ये जो है ये ठीक नहीं लग रहा। और मैं अपने पोएट्स और जो साहित्यकार जो मित्र हैं उनको मैं ये कहूंगा कि आप लोग मतलब जोश से इसके अगेंस्ट लिखिए। मतलब जो आपस में कड़वाहट है, जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं, उस सब के उसके अगेंस्ट आप लिखिए, जितना भी लिख सकते हैं। पोएम्स लिखिए, स्टोरीज लिखिए, नॉवेल्स भी लिखिए, जिससे जो आम जो जनमानस की जो है वो उनका माइंड बदले और शांति की तरफ हमारा जो वो पूरा अर्थ जो है वो शांति की तरफ चले। हमें वसुदेव कुटुंबकम जो है हमारा इंडिया का जो है ये, तो ये वो पूरे विश्व में फैले और लोग इसको माने, रियली माने, लिटरली इसको माने। और यही मैं कहना चाहता हूँ आम लोग। Thank you so much sir, धन्यवाद। for this amazing interview. So my last question to you is, how was your experience with SCSH publication? And अगर आपके पास हमारे लिए कोई suggestion हो so that we can improve our services, surely you can give that. जी, अभी पहली बार ही ये मेरी बुक आप लोगों के साथ में पब्लिश हो रही है। पर मैंने और जगह जब वो पब्लिशर थे उनसे जो पहले मैंने अपनी बुक्स छपवाई हैं, तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि वो काफी शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी कवर भी जल्दी हो गया, आईएसबीएन भी जल्दी हो गया। वो उसके उसके बाद में सारी जो वो उसके उसके बारे में चर्चा थी, साज सज्जा के बारे में जो चर्चा थी, टाइमिंग वो उसका टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह जो चेंज होनी थी, वो सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया। और फॉर्मेलिटीज के बाद जल्दी कवर लॉन्च हो गया और वो बुक भी प्रकाशित हो ही रही है। तो ये दिस इज क्वाइट अमेजिंग। और वो मैं और अभी वो अपने फ्रेंड्स को भी जो वो मित्रगण है मेरे, उनको मैं आपका हमेशा रिकमेंड करूंगा आपके पब्लिकेशन को। और वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और स्पेशल ऑफर में स्पेशली ये मेरी बुक पब्लिश हुई है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। Thank you बहुत so बहुत। much, sir. Thank you so much, sir, for this wonderful interview. It was very amazing interviewing you. काफी कुछ नया जानने को मिला. So thank you so much. थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाल कर मेरी बात सुनी और मेरी बुक के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू। Thank you.